our lecture number 1 from chapter number 14. It is very important in MDCAT point of view. इसमें हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज के, बच्चे से इंटरेक्शन करना, बच्चे से कहना जरा लाउडर बोले, कोई भी बच्चा आपकी बात का जवाब दे। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, यस सर। जरा ऊंची यस बोलना। सर, आ रही है। हम चलें, ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा इस चैप्टर के अंदर एमडीकैट के हवाले से कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत ही अहम है, उनमें बेसिकली 3 इक्वेशन है, जिनमें F इज़ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी है। फिर हमारे पास अम्पेयर्स लॉ के साथ जो सोलिनॉइड का कॉन्सेप्ट है उसको हमने बड़े ध्यान से देखना है। और फिर लास्ट में हमारे पास यूज़ ऑफ इक्वेशन यानी कि मैग्नेटिक फोर्स डैट इज़ Q इंटू वी क्रॉस बी के यूजेस हैं। और लास्ट में हम लोग E/M रेशो तक जाएंगे। तो E/M रेशो तक यहाँ पर जो कुछ भी है उसमें हम लोग बड़ी डिटेल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हम ज़रा इसको कंपेयर करते हैं विद चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो स्टूडेंट, चैप्टर 12 के अंदर अगर आपको पता हो कि चैप्टर 12 के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, यानी कि चार्जेस आर एट रेस्ट थे, इलेक्ट्रो तो इसमें हमने चार्जेस को एट रेस्ट पढ़ा था, यानी कि जो Q चार्जेस थे वो हमारे पास एट रेस्ट थे। और आपको याद होगा जब चार्जेस एट रेस्ट थे तो इन चार्जेस के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो हमने चार्जेस जब रेस्ट में थे तो बड़ी डिटेल से चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड किया। और ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड किया, बल्कि आपके पास याद होगा कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अब चार्ज रेस्ट में हो तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टूडेंट ज़ीरो होती है। इसी वजह से हमने चैप्टर 12 के अंदर रेस्ट चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड किया था, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ज़ीरो होती है। अब ये जो चैप्टर नंबर 14 है ये चैप्टर 12 की तरह ही है, इसमें हम चार्जेस को मोशन में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें एक्चुअली चार्ज होगा इन मोशन। तो चार्ज इन मोशन होगा तो स्टूडेंट अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो लिहाजा इस चैप्टर में जब चार्ज मोशन में आएगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिटेल से अंडरस्टैंड करना होता है। और हम लोग एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस जिस इक्वेशन में बी आ रहा है वो कॉन्सेप्ट और वो इक्वेशन आपको बड़ी डिटेल से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स है या मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द चार्जेस। अब मोशन ऑफ द चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना, इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब चार्ज मूव करता है तो वो ऑब्वियसली किसी ना किसी कंडक्टर में अगर मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम बाकायदा एमडीकैट का आगाज। और एमडीकैट के अंदर आप देखें कि हमारे पास नॉर्मली बुक के अंदर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस हुई है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये अगर फर्ज करें कि ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसका मैं डायामीटर आपको दिखा रहा हूँ। मसलन ये हमारे पास एक वायर है जिसको मैंने बड़ा करके आपके सामने दिखाया, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब इस सेंटर पॉइंट से हम लोग सरफेस की तरफ जा रहे हैं, ये उसकी सरफेस है। तो सेंटर से हम लोग सरफेस की तरफ जा रहे हैं। जब हम सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो आप देखें बिल्कुल सेंटर के ऊपर, अगर सेंटर के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो बिल्कुल एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होगी ज़ीरो। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से अपने सरफेस ऑफ द वायर या सरफेस ऑफ द कंडक्टर की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाएगी और बढ़ते बढ़ते इस जगह पर यानी कि सरफेस के ऊपर जाके ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मैक्सिमम, यानी कि
ये जो सरफेस है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते इस सरफेस के ऊपर जाके जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इट्स मीन डैट कि इनसाइड से जब आप आउटसाइड की तरफ सफ़र कर रहे होंगे तो आउटसाइड के ऊपर जाके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इस जगह पर यानी कि सरफेस के ऊपर बी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा होगा। अब यहाँ से आगे हमने अपनी बुक टेक्स्ट बुक में शुरू करते हैं। तो पहली बात तो आपने ये सीखी, बिल्कुल कंडक्टर के सेंटर पर अगर आप देखें तो बी जीरो होगा, लेकिन सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब हम बाहर जा रहे हैं आउटसाइड द कंडक्टर, तो जब आप आउटसाइड द कंडक्टर जाएंगे तो फिर क्या होगा, आइए इसको अब डिटेल से पढ़ते हैं। तो बेटा यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मैंने अभी तक आपसे सिर्फ ये शेयर किया कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड रखेगा। फिर मैंने बताया कि हमारे सिलेबस में किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड स्टडी है, तो मैंने बताया कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्या बिहेवियर होगा। आपको मैंने बताया कि सेंटर पर बी जीरो होगा, जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। जी स्टूडेंट। सर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम सरफेस पे होने की रीजन क्या होगा? देखो बेटा एक्चुअली एक तो पहली बात तो ये कि एक इंट्रिंसिक फिनोमेना है, और जैसे अब हम कंडक्टर से बाहर की तरफ जाएंगे ना, अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी डिटेल थोड़ा सा आगे जाके है ज़रूर है, लेकिन एमडी कैट के लेवल के ऊपर बस आप इसको इसी तरह याद रखें कि सरफेस पर मैक्सिमम, और इसकी मैं अभी फार्मूलेशन भी आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत अहम है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मसलन ये आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की जानिब है, यानी कि ये आपके पास फर्ज कीजिए ये करंट की डायरेक्शन है। अब जैसे जैसे इस कंडक्टर से आप अवे जाते जाएंगे, मसलन इससे अवे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। अब पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप रिलेशन देखें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है किसी भी जगह पर आउटसाइड, वो रिलेशन है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये याद रखें, दिस इज इक्वेशन ओनली वैलिड फॉर आउटसाइड द कंडक्टर। अब यहाँ से आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है जैसे जैसे आप इस कंडक्टर से अवे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ हमारे पास इस कंडक्टर में करंट जितना ज़्यादा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। तो इट्स मीन डैट करंट को अगर आप डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल होगी, लेकिन अगर आप डिस्टेंस को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। जैसे अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है ही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट और डिस्टेंस दोनों डबल कर दें तो फिर क्या होगा? जी, अगर आप करंट भी डबल कर दें और डिस्टेंस भी डबल कर दें तो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगी सर, रिमेन सेम। देखिए अगर आप करंट को डबल करते हैं तो ये हमारे पास जो फैक्टर है ये 2i हो जाएगा, और मैग्नेटिक डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2r। तो एक्चुअली ये कैंसिल होके वही वापस आ जाएगा। तो इसलिए करंट को डबल करें और मैग्नेटिक फील्ड को डबल करें, हमारे पास देयर इज़ नो इफेक्ट। लेकिन बेटा अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, ये तो मैग्नीट्यूड तो निकल आई, लेकिन अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो पहली बात तो ये कि ये जो सर्कल्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, यानी कि ये एक सर्कल है, इसके बाहर एक और सर्कल है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। अब किसी भी जगह पर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक आप अपने थंब को एक्चुअली कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और जो फिंगर हैं वो फिंगर जो है वो एक्चुअली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लूँगी। लेकिन बेटा यहाँ पर बहुत ही अहम बात यह है कि हमने जब इस रूल को अप्लाई करना है तो वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कन्वेंशनल होनी चाहिए ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से।
तो हम लोग पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे। जैसे आप फर्ज करें कि ये आपका मार्कर है और आपने इसको ग्रिप किया हुआ है और थंब की डायरेक्शन एक्चुअली कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो ये ग्राफ मैंने बनाए हुए, बी क्योंकि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। और बी वर्सेस 1/r के दरमियान देखें तो 1/r एक पूरा कोई भी फैक्टर समझ लें कि वो x है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के। तो इसी तरह इसको हम ये कह सकते हैं, अगर b और r के दरमियान दें तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ की तरह है, और अगर हम b वर्सेस 1/r देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह है, और इसी तरह b वर्सेस i देखें तो वो भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपके साथ रिपीट किए। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। चले, ये मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पर डायरेक्शन देखें, अगर अपवर्ड है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कुछ इस तरह, अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी। अगेन तो वहाँ पे एग्जाम में भी कन्वेंशनल करंट ही पूछेंगे। अब मैं ये इधर ही आने लगा हूँ, जो आपने सवाल किया बिल्कुल वैलिड है, मैं उसी तरफ ही आने लगा था। देखो एग्जाम के अंदर नॉर्मली अगर तो नहीं कहा हुआ कुछ भी, वो सिर्फ करंट की बात कर रहा है, तो अंडरस्टूड है कि फिर आप कन्वेंशनल करंट ही कंसिडर करेंगे, अनटिल अनलेस वो ये कहना दे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट तस्वुर कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट तस्वुर कर रहे हैं, मसलन वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पहली बात तो ये कि अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो कन्वेंशनल करंट होगा वो किधर हो जाएगा? वो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर आपको एंटी टेस्ट में वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का जिक्र करेगा तो पहले उस इलेक्ट्रॉनिक करंट से आपने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना है, और जब आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे तो देन यू अप्लाई अ राइट हैंड रूल जो कि आपके सामने है। तो इट इज ओनली वैलिड फॉर कन्वेंशनल करंट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट बता देता है क्वेश्चन के अंदर तो अगेन हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके ये रूल अप्लाई करेंगे। ओके, ले जी कुछ सर ओके यहाँ पर मैं कुछ आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे बास का जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह डॉट की शक्ल में लिखी होती है। डॉट का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन है, और अगर डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल के मुताबिक देखें तो ये जो राइट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। और ये याद रखें, जैसे आपके सामने पेपर कुछ ऐसे होगा, ऐसे आप पढ़ रहे होंगे, तो इसका मतलब है करंट बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो वी से डैट हम ऊपर से इसको ऐसे देख रहे हैं, और जब ऊपर से ऐसे देख रहे हैं तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो आप राइट हैंड रूल ऐसे अप्लाई करेंगे। और आप ऊपर से देख रहे हैं, जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है आपकी तरफ, और डायरेक्शन किस तरह बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। तो क्योंकि ये मेरे सामने ऐसे है तो मैं इसको यूं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज ये लाइन बताई हुई है कि आप ऊपर से देखेंगे तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, इसी तरह इसका उल्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन फ्रॉम अबव देखते हैं और करंट इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन के लिए ये क्रॉस आ जाता है, इनटू द प्लेन इस तरह है तो इसकी करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह आना शुरू हो जाएगी। और ये जो डायरेक्शन है, जी बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, गुड। तो बेटा ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको मुश्किल करते हैं। बेटा इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है। अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस हों, दो एक जैसे चार्जेस हों, तो वो रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं? सर अट्रैक्ट करेंगे। गुड, अट्रैक्ट और रिपेल? रिपेल सर। ठीक है। अब इसी तरह ऑपोजिट चार्ज हो तो वो क्या करेंगे?
अट्रैक्ट। अच्छा, अट्रैक्ट। बहुत इजी है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप स्ट्रेट टू वायर्स हैं जिनमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो सोचें वो अट्रैक्ट करेंगी कि रिपेल करेंगी? करंट की डायरेक्शन अगर सेम, जी अट्रैक्ट करेंगी। तो अट्रैक्ट। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कोई अट्रैक्ट क्यों करती हैं? वाई दे आर सर क्योंकि अट्रैक्ट? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाती है एक साइड पे, जो फिर उनको स्ट्रेंथ कर देती है एक साथ। और बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आप गलती कर गए हो बोलते हुए। अट्रैक्शन के लिए क्या है बेटा जी? और कोई बोलना चाहे? why they are two wires attract to each other if the direction of conventional current is same? जी कोई सर भी? चार्जेस ऑपोजिट होंगे। मैं करंट की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन सेम है, दो वायर्स आपस में अट्रैक्ट करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन जी जी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, उनके हाँ, दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? गुड, आयशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आयशा। ठीक है, मैं ये जो डायग्राम है इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। मसलन ये आपके पास एक वायर है जिसको हम ए कह देते हैं, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट यूँ है। तो अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो ये देखें, यहाँ पर जो क्रॉस इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। इसी तरह जो सेकंड वायर है, ये अगर सेकंड वायर को मैं येलो कर दूँ और इसमें भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो, तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड है यानी कि इनटू द प्लेन है, और यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन होगी। तो इन दो वायर्स के इस जगह पर देखें, जो बी है ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड दरमियान में वीक हो जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड दरमियान में वीक हो जाएगी और सराउंडिंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, जैसे वो बोर्ड्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हों तो वो अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर भी करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन इसलिए होती है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। बोर्ड्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करती हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि हाईवे के ऊपर दो गाड़ियाँ जा रही हों सेम डायरेक्शन में, और जब वो एक दूसरे को, बड़ी गाड़ी छोटी को ओवरटेक करती है, तो बड़ी और छोटी कार आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब वो अट्रैक्शन बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि दो कार्स के दरमियान प्रेशर कम हो जाता है और सराउंडिंग में प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वो जो एयर प्रेशर है दो कार को या दो व्हीकल्स को एक दूसरे की तरफ लेके आ रही होती है, जिससे अट्रैक्शन फील होती है। और यहाँ पर दो वायर्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इस वजह से लगती है कि इन दो वायर्स के दरमियान जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली सराउंडिंग के मुकाबले में वीक हो जाती है। और जब वो वीक हो जाती है तो ये टू वायर्स एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, और जब ये टू वायर्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो हमें लगता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक कहा था कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। कोई सवाल इस जगह पर? जी स्टूडेंट, चले आगे। जी आवाज आ रही है आपको? यस सर। चले, अब इसी का उल्ट कर दें। जब आप इसी का उल्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास रिपेल क्यों कर रही है? क्योंकि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है, और अब इस जगह पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यहाँ पर कैंसलेशन का अफेक्ट कर रही थी, यहाँ पर दोनों क्या होना शुरू हो जाएंगी? ऐड होना शुरू हो जाएंगी, जिससे सेंटर के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और सराउंडिंग में वीक होंगी। तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ टू वायर्स मूव करेंगी, जिससे हमें फील होगा कि ये दो वायर्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करने से पहले मैं इसको बोर्ड को साफ़ करना चाहता हूँ। 2 मिनट की ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं और फिर हम आगे करते हैं। जी स्टूडेंट, अब ज़रा जल्दी से देखते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पर सेम उसी तरह अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप इस कंडक्टर को देखें, तो मैं सिर्फ यही एक कंडक्टर बनाऊंगा। इस कंडक्टर को अगर आप यहाँ से देखें तो ये कंडक्टर कुछ ऐसा है, और इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, यूँ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूँ है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है।
अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का आपस में अगर कंपैरिजन करवाया जाए तो इस कंडक्टर के फ्रंट पर यानी कि इस जगह पर फ्रंट के ऊपर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी कि इस कंडक्टर के फ्रंट के ऊपर दोनों की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होगी, जबकि इस कंडक्टर की बैक साइड पर अगर आप देखें तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। यानी कि ये कंडक्टर, अगर आप इस मार्कर को कंडक्टर मान रहे हैं, कंडक्टर मान ले, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, यूं यूं है। अब यहाँ पर एक इसकी फ्रंट साइड और एक इसकी बैक साइड है, और अगर आप फ्रंट साइड पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से डाउनवर्ड है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और करंट कैरिंग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यूं अपवर्ड है। तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें तो यहाँ पर वो नेट इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। लेकिन अगर आप इसी को उठा के इस तरफ आए तो यहाँ पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को एड अप करेंगे, जिससे इस बोर्ड मार्कर या इस कंडक्टर के पीछे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी और इस कंडक्टर के आगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। और आपने अभी पढ़ा कि हमेशा हमारे पास जो फोर्स होती है वो टुवर्ड वीकर साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वीकर साइड क्योंकि इसके फ्रंट पे है तो आपका कंडक्टर खुद ब खुद इस डायरेक्शन में टुवर्ड राइट साइड पर मूव करेगा। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स आपकी राइट साइड पर इसलिए है क्योंकि इस कंडक्टर के फ्रंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वीक है और इसके पिछली साइड यानी कि बैक साइड वाली कंडक्टर की जो साइड होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, सॉरी स्ट्रांग होगी, और फ्रंट पे वीक होगी, जिसकी वजह से आपका कंडक्टर टुवर्ड वीकर मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। अब यहाँ पर इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, सर आई हैव क्वेश्चन सर प्लीज। जी जी पूछे। सर आपने कहा कि जो फोर्स है वो जो फोर्स है वीकर साइड पे, ऐसा इसकी वजह क्या है सर? व्हाई, व्हाट इज द रीजन जस्ट बिहाइंड व्हाई फोर्स इज ऑन द वीकर साइड? जी जी, मैंने अभी रिसेंटली पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था कि जैसे आपके पास एक डिफरेंस ऑफ प्रेशर होता है और हमेशा वो हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, इसी तरह एक तरफ फील्ड की जो कंसंट्रेशन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड की कंसंट्रेशन है वो इस जगह पर स्ट्रांग है और इस जगह पर वीक है। तो लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड या जो बी है या जिस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं, ये लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये एक फोर्स क्रिएट करते हैं और वो फोर्स वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होती है जहाँ पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो जहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है वहाँ पर ओवरऑल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़्यादा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कम है। तो वो एक डिफरेंस ऑफ प्रेशर की तरह बिहेव कर रही होती है, आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। बकाया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है जो इस कंडक्टर पर एक्ट कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये जब आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं कि आप अगर करंट को डबल करें तो वो जो फोर्स है कंडक्टर पर लग रही है वो डबल हो जाएगी। इसी तरह लेंथ को डबल करने से भी यही इफेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी डबल करने से यही इफेक्ट होगा। ओवरऑल जब भी आप ये तीनों फैक्टर्स को छेड़ रहे हैं तो एक्चुअली कर आप यही रहे हैं कि बैक साइड पर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और फ्रंट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर रहे हैं ताकि डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा और कंडक्टर रैपिडली मूव करे। आगे जाके इसकी मैग्नेटिक लेविटेशन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट अब मूव करते हैं जो कि हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी जी, एनी क्वेश्चन? जी, वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एमडी कैट के हवाले से अहम है कि हमें यहाँ पर कंडक्टर की ओरिएंटेशन कैसी रखें कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। जी स्टूडेंट, अब मेरा आपसे सवाल है कि मैं कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी रख सकता हूँ, परपेंडिकुलर भी रख सकता हूँ, किस ओरिएंटेशन में मैं अपने कंडक्टर को रखूँ कि मैग्नेटिक फोर्स या जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो जाएगी। जी स्टूडेंट बोलिए। परपेंडिकुलर। ओ जिंदाबाद, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मीन दैट हमारे पास जो फोर्स है इट विल बी मैक्सिमम if your conductor is placed perpendicular to the magnetic field और वो जो मैक्सिमम फोर्स आएगी वो आ जाएगी ILB। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद भी बना सकते हैं, सोच के बता भी सकते हैं। जैसे अब मैं अगर डिफरेंट कंडीशंस दे दूँ कि वो जो फोर्स है
वो मैक्सिमम का हाफ हो जाए, बताएं वो एंगल क्या होगा? सोचें, मैक्सिमम फोर्स का हाफ हो जाए वो एंगल बताएं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। शाबाश, देखें। साइन 30 30। हाँ वेरी, 30 बहुत अच्छे बेटा। ILB मैं जो जिनसे नहीं हो पाया उनके लिए इसकी जगह आप गिवन कंडीशन जो है वो पुट करें, मैक्सिमम ओवर 2 और इधर ILB साइन थीटा आ जाएगा। और मैक्सिमम फोर्स आपको पता है ILB है, डिवाइडेड बाय 2 ILB साइन थीटा, और ये ILB से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। और फिर हम लोग साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, बताइए कि कंडक्टर की क्या ओरिएंटेशन हो कि मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम हो जाए? जी पैरेलल या 0 एंटी पैरेलल? हाँ जी, पैरेलल या एंटी पैरेलल की सूरत में मिनिमम होगी। चले नेक्स्ट मूव करते हैं। मैग्नेट तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, याद होगा हम लोग मैट्रिक्स से ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ के आ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जी को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट मास, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को भी इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, डेट इज IL साइन ऑफ थीटा। अगर आप थीटा यहाँ पर 90 रख लें तो B इज इक्वल टू FIL आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी स्ट्रेंथ को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 1 टेस्ला से क्या मुराद है? जी स्टूडेंट बताएगा आप में से 1 टेस्ला से क्या मुराद है? जी 10 की पावर 4 गोस। वो तो ठीक है, लेकिन टेस्ला को डिफाइन करेंगे इस डायग्राम में 1 टेस्ला से क्या मुराद है? If a force of 1 Newton acts on a conductor of 1 meter length which carry a current of 1 ampere. ओह वेरी गुड, यानी कि अगर आप इस कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर रख दें और इसमें से करंट को पास करवाएं 1 एम्पेयर और यहाँ पर इस कंडक्टर पर फोर्स लगे 1 न्यूटन, तो देन ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला बोलेंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब होगी? जब इस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन हो और इस कंडक्टर की खुद की लेंथ 1 मीटर हो और करंट इसमें से पास करे 1 एम्पेयर, तो इस वक्त स्ट्रेंथ को बोलेंगे 1 टेस्ला। और यही चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखी भी हुई है, यहाँ पर देखें 1 टेस्ला किसके बराबर है? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। ठीक है, अदर यूनिट में गॉस भी है। आगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से निकाल सकते हैं, लेकिन इन सब में एक बड़ा अच्छा तरीका है, वो है राइट हैंड पाम रूल। ये बड़ा कमाल का तरीका है, लेकिन अदरवाइज़ आप अगर भूल जाते हैं, मिसाल के तौर पर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स की नहीं समझ आ रही, तो आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि कंडक्टर ने मूव करना है टूवर्ड वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, या तो आप ऐसे बता दें, या आप दूसरा तरीका ये कि आपको कुछ भी याद ना हो तो कम से कम ये ज़रूर याद होता है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम AB साइन थीटा और ये N वेक्टर आ जाता है, और इसमें हम लोग डायरेक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं। फर्स्ट वेक्टर A से सेकंड वेक्टर B की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे और डायरेक्शन आ जाएगी N की। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक वेक्टर L है और दूसरा वेक्टर B है, तो हम फर्स्ट वेक्टर L को अगर सपोज कर लें कि ये फर्स्ट वेक्टर L है और ये सेकंड वेक्टर B है, तो आप अपनी उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर L पर रखेंगे और B की तरफ कर्ल करेंगे और डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैं भी आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ जो कंडक्टर में लेंथ की डायरेक्शन है वो करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ अपवर्ड है, तो डायरेक्शन राइट हैंड साइड यानी कि राइट की तरफ आएगी। इसी तरह इसमें एक दूसरा तरीका है हमारे पास पाम रूल। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रूल है पाम रूल। उसकी वजह ये है कि ये बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब ये चैप्टर कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपने अंगूठे के ऊपर I या पॉजिटिव Q लिख लें, तो जिस डायरेक्शन में आपका I होगा, करंट होगा, अंगूठा उस डायरेक्शन में आएगा। उंगलियां हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएंगी। जैसा कि अगर आप फिर उस जगह पर आए तो ये देखें, ये करंट की डायरेक्शन आ गई, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे और
पाम जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, तो लिहाजा अगेन फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है वो राइट साइड पर आ रही है। तो इसी तरह हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आपने करना है रिस्पॉन्स। जी बेटा, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जी क्या डायरेक्शन होगी यहाँ पर? मैं अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, या ए की तरफ होगी या बी की तरफ होगी? सी जो है वो मूव डाउनवर्ड कह लें या डाउनवर्ड कह लें, और डी ऑप्शन को कह लें अपवर्ड। जी ये वाली फोर डायरेक्शन होगी, ये वाली अपवर्ड डाउनवर्ड। जी बेटा कौन सी डायरेक्शन होगी? टुवर्ड्स ए। सोच लें। बी। पाम रूल लगाएं, पाम रूल बहुत आसान है। देखो पाम रूल में अंगूठा आ गया करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे जैसे लानत नहीं डालते क्या ख्याल है? तो ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप ये कह सकते हो ये इनटू द प्लेन है, अंदर की तरफ, डाउनवर्ड है, ऐसा ही है जी। यस। चले इसको जरा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें। व्हाई इट इज आउट ऑफ द डाउनवर्ड? प्लेन, देखें व्हाई इट इज डाउनवर्ड। आउट ऑफ द प्लेन। देखो डाउनवर्ड क्यों है? अगर आप इसमें वो अप्लाई करेंगे ना जो राइट हैंड रूल, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी, एक होगी इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर अगर आप देखें तो इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी, और इसके जो नीचे होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देखो इस वायर के जो निचली साइड है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। तो लिहाजा नीचे वाली साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगी तो वो वीक हो जाएंगी, और वायर के ऊपर वाली जो जगह है, यानी कि अगर आप इस कंडक्टर को देखें, ये कंडक्टर ले लें, जैसे ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूँ बन रही है, यूँ देखो, ये यूँ ही बन रही है ना, यूँ ऐसे। अब जैसे मैं इस कंडक्टर के नीचे जाता हूँ ना, ये देखो नीचे जाता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के नीचे ये डायरेक्शन है, और फिर जब घूम के ऊपर आता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और नीचे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो नीचे वाली साइड पर वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिससे जो इस कंडक्टर के नीचे वाली सरफेस है, नीचे वाली जगह है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, जबकि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। तो जब ऊपर स्ट्रॉन्ग नीचे वीक, तो ये कंडक्टर किधर जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरह भी बता सकते हो, लेकिन आसान क्या था कि आप वो पाम रूल अप्लाई करें। ओके जी, नेक्स्ट डायग्राम में बताएं क्या डायरेक्शन है? शाबाश जी, क्या डायरेक्शन होगी बेटा? बोलो तो सही, क्या डायरेक्शन है? अपवर्ड सर। कैसे? आउटवर्ड देखो सर। अपवर्ड। अगेन आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल से भी आप बता सकते हो और पाम रूल से भी बता सकते थे। यहाँ पर देखें डायरेक्शन कुछ ऐसे, ये अपवर्ड किधर आ गई? यहाँ पर देखें ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये ऐड हो रही हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैंसिल हो रही हैं और वीक हो रही हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे वीक है, तो ये इस तरह नीचे की तरफ इस तरह जाएगा। इसको भी यूं ही अगेन अगर हम लोग उस तरीके से बताएं, तो ये जो करंट की डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ है, पाम रूल लगा लो, करंट की डायरेक्शन यूं बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है। तो जो आपके पास ये, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये में, तो फोर्स किधर लग रही है? अपवर्ड है। जी बेटा फोर्स अपवर्ड है, सॉरी, कैसे अपवर्ड होगी? जी बेटा देखो ना, करंट की ये डायरेक्शन है, तो ये इस तरह होगी ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी, यहाँ पर डायरेक्शन सेम होगी और यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पर कैंसिल होंगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होंगी और यहाँ पे वीक होगी। मैंने उल्ट बोल दिया था, सॉरी स्टूडेंट। तो ऊपर अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। बेहतर कौन जी सा? सर। पाम रूल इज बेटर। जी अब बताएं क्या होगी डायरेक्शन ऑफ करंट? और बेटा ये आपने ही बोलना है, ये क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं ना करेंगे ये नहीं होगा। मैथ की तरह नहीं है, इसमें आपने इंटरेस्ट लेना है। जी बोलिए, व्हाट इज द तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ तरफ से फोर्स? आउटवर्ड है, जी आउटवर्ड है।
ये देखें करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लो जी ये ले इस तरफ, ऐसा ही है देखो करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक, तो ये इधर आ रही है इस तरफ, यही है, ऐसा ही है, तो वो आएगी इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ है, देख लो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये देखो ये इस तरफ है, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ। ले जी नेक्स्ट अवर टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जी मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर है बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान एंगल है, कौन कौन सी दो चीज़ों के दरमियान एंगल है जी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया। लो जी बेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, फ्लक्स के यूनिट वगैरह ये तो आपको सबको पता है, बच्चों वाले। मैक्सिमम फ्लक्स किस पर होगा, जल्दी बोलते जाए। मैक्सिमम फ्लक्स cos 0 डिग्री, ऐसे ना बोल, cos 0 डिग्री। आप बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्स सर तब होगा जब आप वेक्टर एरिया, ये वेक्टर एरिया जब वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर है ये बी है और ये वेक्टर एरिया, तो थीटा यहाँ पर अगर 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब बी ए कॉज ऑफ 0, यानी कि वेक्टर एरिया पैरेलल होगा। तो जब वेक्टर एरिया पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एग्री? यस सर। और इसी तरह मिनिमम कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा। ये तो थे बच्चों वाली बातें, लेकिन अब मुझे सोच के बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब होगा, मैक्सिमम का हाफ कब होगा जी, मैक्सिमम का हाफ कब होगा, ये आ जाएगा 60 पे। जी, cos 60 पे। हाँ जी वेरी गुड। तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है हमारे पास, दैट इज बी ए, सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स होगा बी ए डिवाइडेड बाय 2 बी ए कॉस ऑफ थीटा, ये कैंसिल होकर 1/2 कॉस थीटा आ जाएगा और थीटा आ जाएगा दैट इज 60। अच्छा बेटा अब मेरी बात इससे थोड़ा सा आगे चले, फ्लक्स मैक्सिमम का हाफ होगा, आप कह रहे हो थीटा 60 डिग्री पर। मुझे ये बताइए कि ये वेक्टर एरिया वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड, बताइए प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में तब क्या एंगल होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड जी? ये वेक्टर एरिया और उसके दरमियान 30 डिग्री जी 30 होगा। वो 90 माइनस 60 करके वो कितना 30 आएगा? डिग्री 30 डिग्री आएगा। गुड। और इसके लिए फ्लक्स का डायरेक्ट ये भी फार्मूला यूज किया जा सकता है, बी ए साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा अगर यूज करेंगे तो आपने इस एंगल अल्फा को कंसिडर करना है द एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप थीटा कंसिडर कर रहे हैं कॉस थीटा, तो ये हमारे पास एंगल होगा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली आप बी ए साइन ऑफ अल्फा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको तब यूज़ करें जब आपके पास एंगल बुनियादी तौर पर प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान दिया हो। ओके यस सर। चलें जी, ये इसके यूनिट्स वगैरह लिखे हुए हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट हमारे पास बी टेस्ला ही है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगेन हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। तो बेटा सॉलिनॉइड के अंदर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं तो सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग याद रखें इसमें 3 जगहों पर स्टडी करते हैं, एक इनसाइड, एक आउटसाइड और एक है एजेस के ऊपर। तो आपके बुक के सिलेबस में जो मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड डिस्कस हुई हैं, आउटसाइड अप्रॉक्सीमेटली 0 होती हैं, और किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली इनसाइड का क्या होगी, हाफ होगी। तो आइए मैं इसको बारी बारी आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इससे मुतल्लिक कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जी बेटा हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें यहाँ पर इसके मुताबिक ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। तो यहाँ पर सॉलिनॉइड के अंदर ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन है और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द प्लेन है। अगर आप यहाँ पर राइट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें, अब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड
हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इनसाइड। तो बेटा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या होंगी जी स्टूडेंट जी? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और अगर आउटसाइड देखें तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ। तो इनसाइड अगर हम लोग देखें तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म है, और इसकी इनसाइड जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो म्यू नॉट एन आई से। और याद रखें ये फार्मूला वैलिड है जो आप लिख रहे हो, इट इज़ ओनली वैलिड जब हमने इसके अंदर किसी तरह का कोई सॉफ्ट आयरन कोर, कोई स्टील, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखी हुई। अब n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो n ओवर l ये आपके पास एक प्रॉपर एक इक्वेशन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड को शो कर रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करें डबल हो जाएगी, इसको भी डबल करें तो ये हाफ हो जाएगी, लेकिन n और l दोनों डबल हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा सोच के बताइए कि अगर आपके पास ये एक सॉलिनाइड है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। अब इन दोनों में सेम उतना ही करंट पास किया जितना कि पहले में था। बताएं A की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रांग होगी कि B की इनसाइड स्ट्रांग होगी या सेम रहेंगी जी? जब आप एक सॉलिनाइड को तोड़ के दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर रिमेन क्या रहेंगी? सेम। क्यों सेम रहेंगी जी बेटा? कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों सेम रहेगी? अगर आप सॉलिनाइड को कट करके इनफाइनाइट हिस्सों में भी डिवाइड कर दें तो हमेशा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतनी ही रहेगी जितना कि पहले है, क्योंकि करंट अगर सेम हो। जी बेटा, क्यों कटिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ सेम रहेंगे। वेरी गुड, यानी कि स्मॉल एन रिमेन सेम रहेगा। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये वाला फैक्टर सेम रहेगा जिसकी वजह से बी रिमेन कांस्टेंट रहेगी। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप सॉलिनाइड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, और खींचने से उसकी लेंथ पहले से डबल हो जाती है, बताएं स्ट्रेचिंग के केस में मैग्नेटिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा? मसलन इसी सॉलिनाइड को काटने के बजाय हम स्ट्रेच कर देते हैं, नाउ क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश जी बेटा। यानी कि अगर इसकी लेंथ L और अब मैंने लेंथ 2L कर दी, देन बोलें सेम ही रहेगी जी। और कोई? देखिए बेटा, आपने जब मैग्नेट इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने से हमारे पास B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है L के, तो एक्चुअली लेंथ डबल होगी, तो लेंथ डबल होने से मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी। तो इट्स मीन के कटिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा अगर सॉलिनाइड को यूँ खींचता है स्प्रिंग की तरह, तो खींचने की वजह से क्या होगी? लेंथ डबल होगी या ट्रिपल होगी, व्हाट्सएवर जो भी होगी, उससे मैग्नेटिक फील्ड उस हिसाब से कम हो जाएगी। अगर आप लेंथ डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, अगर आप लेंथ 3 टाइम्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग और अब इसी तरह कंप्रेशन से कोई फर्क पड़ेगा? इसी तरह खींचने की बजाय अगर आप सॉलिनाइड को कंप्रेस करते हैं, जी स्टूडेंट, अगर इसको कंप्रेस करते हैं इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ वेरी गुड, अगर आपने उसको कंप्रेस किया, हाफ लेंथ किया, तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। अच्छा अगर आप सर कटिंग से भी तो लेंथ में फर्क पड़ेगा। क्या कह रहे हो? कटिंग से भी तो लेंथ में फर्क पड़ेगा। ऊंची बोलना सर मैं जरा। कह रहा हूँ कटिंग से भी तो लेंथ में फर्क पड़ेगा। नहीं देखो, कटिंग में क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? कटिंग में एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो n है ना, देखो n जो है ये होता है n ओवर l, तो अगर कटिंग करने से लेंथ कम हुई है तो ऊपर से नंबर ऑफ टर्न्स भी उतने हिसाब से कम हो जाती हैं। तो n जो छोटा है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसको बोलते हो कि 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न्स है, तो वो रिमेन सेम रहती है, जिससे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जल्दी से एक और है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मसलन ये एक सॉलिनाइड है, इसमें ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, इसको A कह लो। एक और सॉलिनाइड है जो कि इसको आप B कह लो। इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, लेकिन ये सीरीज में है। डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है और A और B आपस में सीरीज में है। बताएं अब मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क होगा, ये सवाल नहीं है। अब बताएं ये दो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? जी
दे विल अट्रैक्ट और रिपेल। अट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर देखिए, ये अपना नॉर्थ पोल फर्ज करो इधर बना रहा है और ये साउथ इधर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो ये नॉर्थ इधर बनाएगा और साउथ इधर। तो यहाँ पर सेंटर में ऑपोजिट पोल बनेंगे जिससे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। इसी तरह अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट कर देंगे तो ये रिपेल करेंगे। तो इसी तरह बेटा अगर हम लोग पैरेलल में ले आए, मसलन ये एक सोलिनॉइड है जिसमें ये करंट की डायरेक्शन है तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और फिर एक और सोलिनॉइड इसके पैरेलल रख देते हैं और उसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो उसका नॉर्थ इधर बन जाएगा और साउथ इधर। तो एजिस के ऊपर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम पोलैरिटीज़ है, तो एजिस के ऊपर सेम पोलैरिटी की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो इस चीज़ को आपने स्टेटमेंट के मुताबिक मैनेज करना है। इसी तरह अब ज़रा सोच के बताइएगा, अगर मैं ये एक सोलिनॉइड है, ठीक है, इस सोलिनॉइड के अंदर एक और सोलिनॉइड लगा दूं, दो सोलिनॉइड हो गए। अब बताएं डायरेक्शन ऑफ करंट अगर दोनों की सेम हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी इनसाइड, इंक्रीज होगी। और वो इंक्रीज होके, हाँ जी, इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी। इसी तरह अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट कर देंगे तो वो डिक्रीज होके 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रिक सोलिनॉइड, अगर एक सोलिनॉइड के अंदर दूसरा सोलिनॉइड ऐड कर दें और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रखें तो वो एक दूसरे के साथ ऐड होंगी, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट कर दें तो दे विल कैंसल टू ईच अदर। यहाँ तक ओके है? यस सर। चले ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको कोई सवाल बनता है तो पूछे, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई क्वेश्चन? जी बेटा 10 सर आपने ना फॉर्मूला बताया था कि B इज इक्वल टू न्यू नॉट NI, ये आपने कहा था इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन रिपीट कर दें। कंडीशन मैंने कहा था कि इसमें हमने इसको तभी यूज़ करना है जब इसके अंदर किसी तरह का कोई सॉफ्ट आयरन कोर नहीं रखेंगे। जिस तरह कैपेसिटर के अंदर हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती थी। यहाँ पर एक्चुअली अगर आप इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं, मसलन आप देखें कि मान लो कि ये आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन, अगर ये आपने रखा हुआ है उसके अंदर सॉलिनॉइड के अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब इंक्रीज होंगी। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमने यूँ अब इसमें से वायर में से करंट पास कर रहे हैं, अब ये डायरेक्शन अगर आप ले लें तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये नहीं होगा, बस ये ज़रूर है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होंगी, ठीक है, क्योंकि अफेक्ट ऑफ जी जी सर मैं इसमें स्टिल कंफ्यूज हूँ जी जी पूछें बेटा। कि सर कंप्रेस्ड करने से और कटिंग करने से दोनों में सेम इफेक्ट होता है, दोनों की लेंथ कम होती है? चले मैं बताता हूँ। देखिए बेटा अगर आप कटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर कटिंग की है, तो कटिंग की है, पहले लेंथ ले लो 100 सेंटीमीटर थी और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स थी, फ़र्ज़ करो कि नंबर ऑफ टर्न्स इसकी हैं 200, ठीक है। अब इसको छोटा n निकालो, छोटा n इसका किसके बराबर होगा, आप कहेंगे छोटा n बराबर n ओवर l के। n कितना आप कहेंगे 200, l कितना आप कहेंगे 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो छोटे n की वैल्यू आएगी 2 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि 2 टर्न्स आ रही हैं पर सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको हाफ कर देते हो तो जब आप हाफ करोगे तो हाफ करने से इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर करने से नंबर ऑफ टर्न्स भी जो है वो 200 के बजाय कितनी रह जाएंगी, 100 रह जाएंगी। अब जब इसको दोबारा आप फाइंड आउट करोगे तो अब टर्न्स भी कम हुई हैं, लेंथ भी कम हुई है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर भी ये क्या आएगा 2 टर्न्स पर सेंटीमीटर। यानी कि इस आंसर को देखें और इस आंसर को देखें, दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको समझाया वो ये है कि बेटा अगर आप उसकी कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग करने से जहाँ पर लेंथ कम होती है वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी तो उसी हिसाब से कम होते हैं ना। तो बी का फार्मूला एक्चुअली क्या था, बी का फार्मूला था म्यू नॉट एन आई। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम रहेंगे, जिससे कटिंग करने से सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने से नंबर ऑफ टर्न्स तो वही रहते हैं। मसलन एक बच्चे ने इस सॉलिनॉइड को इस तरह खींच दिया, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थे 20, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 20 है, लेकिन इसकी लेंथ कंपैरेटिवली कम है और इसकी लेंथ जो है वो कंपैरेटिवली क्या होगी है ज़्यादा। तो इसमें
स्ट्रेचिंग केस में हमारे पास जब देखते हैं तो म्यू नॉट एन एल मल्टीप्लाई बाय आई करते हैं तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्न सेम रहती हैं, लेकिन लेंथ ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जी सर, समझ आ गई। ओके जी। अब नेक्स्ट मैंने इसी चीज़ को समराइज किया हुआ है, जो बातें मैंने आपके साथ की है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेचर ऑफ कोर, ये बहुत दफ़ा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अगर आप इस कोर को ऐड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और अगर आप कोर को बाहर निकाल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। लेकिन याद रखें ये कोर सॉफ्ट आयरन कोर की होनी चाहिए, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका अफेक्ट नहीं है। लेकिन हमने बस यहाँ तक याद रखना है कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और बाय इंट्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इंक्रीज होगी। जी बेटा, यहाँ तक कोई सवाल? टाइम कितना रह गया? जी बेटा। सर 4 बजने में 6 मिनट। अच्छा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अहम है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आज के लेक्चर में शामिल है। ये जस्ट इक्वेशन आपके सामने लिखी है, लेकिन इस इक्वेशन का यूज़ मैं आपको लेक्चर और टेस्ट की डिस्कशन के अंदर मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। बस इसको याद कुछ ऐसे रखें। अगर 5-10 मिनट और बैठ सकते हो आप लोग? जी सर। चल जी सर। जी, ये फिर 1 मिनट ब्रेक देना, मैं साफ करके वापस आता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हम करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था कि हमारा जो ये लास्ट टॉपिक है आज का, उसमें मैग्नेटिक फोर्स का बिहेवियर क्या होगा। देखिए, हमारे लिए मैग्नेटिक फोर्स को समझना बहुत आसान कुछ इस तरह हो जाएगा कि अगर मैं आपके ज़हन में सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना हमारे लिए आसान है। क्यों आसान है? कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, तो फौरी तौर पर आप कहेंगे सर कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकंड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ ये करेगी कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी, और डायरेक्शन को चेंज करने के बाद मैग्नीट्यूड को हमेशा 20 ही रखेगी। यानी कि अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पर सिर्फ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रही होगी। जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, वो हर जगह पर क्या रह रही होगी, सेम रह रही होगी। तो ये बात हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होती है। और अब ये बात यहाँ पे रिवाइज करने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि हमारे पास एनोलॉजी बनाई जाए कि अब जब भी आपके ज़हन में मैग्नेटिक फोर्स को लेके क्वेश्चन आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स को लेके क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना। आपके जहन में फौरी तौर पर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सोचे। याद होगा कि ये एक शैतानी सी फोर्स है जो सीधे रास्ते से डिफ्लेक्ट करती है आपको, और कुछ नहीं करती। मैग्नीट्यूड वही रखती है, डायरेक्शन को चेंज करती है। तो लिहाजा जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, जो चार्ज पार्टिकल की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगी, मैग्नीट्यूड को सेम रखेगी। तो लिहाजा मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल कह सकते हो कि इसका बिहेवियर वही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है। तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का बिहेवियर एक जैसा है। और जब भी आप ये क्वेश्चन करें एंट्री टेस्ट में, तो एक चीज को याद रखें, वो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स है तो मैं यहां से आपसे क्वेश्चंस क्रिएट करता हूं। चले सोचे, क्या मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकती है? जी नो सर। हाँ, गुड। काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती। क्या वो मोमेंटम को चेंज कर सकती है चार्ज पार्टिकल के? नो सर। सोच लो शाबाश। यस सर। हाँ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर पॉइंट पर वो उसकी डायरेक्शन को तो चेंज कर रही है ना। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट्स मीन डैट के मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इट्स मीन डैट के हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ये काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मोमेंटम को चेंज कर सकती है। अब आगे चले, जरा सोचे, क्या मैग्नेटिक फोर्स वर्क करती है? शाबाश। नो नो। हाँ, क्योंकि अब देखो आपको सवाल का जवाब देना कितना आसान है, क्योंकि आपके ज़हन में सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो वर्क हमारे पास बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के,
और जब वर्क ज़ीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें। अब यहाँ पर चार्ज ऑफ द पार्टिकल F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये एक वाहिद फोर्स है कि जो हमेशा एक्ट करती है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो एक होगी तो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी। तो इसमें ज़्यादा चार्ज ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा डिफ्लेक्शन। मैं देखिए वर्ड क्या बोल रहा हूँ, डिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, हालांकि मैग्नेटिक फोर्स मुझे बोलना चाहिए। मैं क्यों डिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ? ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ज़्यादा चार्ज के साथ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो आपके ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज़्यादा लगेगी, और इसी तरह अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज़्यादा होगी। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, और ये हमारे पास अगेन मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम इफ द चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर। डायरेक्शन अगेन इसकी हम लोग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जी, शुरू हो जाएं। जी स्टूडेंट, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले इधर आता हूँ, इसके बाद उधर जाएंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? ज़ीरो नहीं होगी। से यस और नो? जी बच्चों, Yes. Yes. तो इट्स मीन डैट कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर हुआ है तो कौन सी मोशन होगी? स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर। तो इसका मतलब है कि चार्ज भी हो, वेलोसिटी भी हो, लेकिन अगर वो एंटर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगी और चार्ज पार्टिकल अपनी रेक्टिलिनियर मोशन को कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ कब बनेगा? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हो। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो पाथ बनेगा वो सर्कुलर बनेगा, और इसको हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल राइट हैंड रूल से इसकी फोर्स को। अब आगे चलते हैं। अब इसकी क्योंकि सर्कुलर पाथ में हम लोग इसका रेडियस इससे निकाल सकते हैं, ये बेसिकली उस इक्वेशन से कंपेयर हुआ है, एफ सी बराबर एफ बी, को सिंप्लीफाई करके रेडियस निकला हुआ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं क्यू बी ओवर एम से, और इसी तरह टाइम पीरियड यानी कि वो जो एक चक्कर मुकम्मल करता है, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सिर्फ दो याद रखें, एक ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये याद रख लें। अगर आप ये याद रखें तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ये वाली वैल्यू इधर पुट करें तो हमारे पास 2 पाई क्यू बी ओवर एम आ जाता है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो यहाँ पर इसको हम लोग सिर्फ एक फार्मूला याद रख के बाकी फार्मूले मैनेज कर सकते हैं कि टाइम पीरियड जो एक दायरे में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इससे। इसको साइक्लोट्रॉन भी कहते हैं। इसी तरह टाइम पीरियड का उल्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक, गौर से सुने, एक अल्फ़ा यानी कि हीलियम और एक है प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर हुए हैं, दोनों का पाथ सर्कुलर है, बताइए टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होगा? जी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन किसका ज़्यादा होगा? हीलियम का सर, हीलियम का अल्फा या अल्फा का, पार्टिकल का। क्योंकि मास ज़्यादा है। ले जी, हेलिकल पाथ कब बनेगा? इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर अदर देन एंगल, सर साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं? साइक्लोट्रॉन बेसिकली यही है जो चार्ज पार्टिकल दायरे में घूम रहा है ना, इसकी जो वो जो पाथ है उसका सर्कुलर तो है, लेकिन उसको हम लोग साइक्लोट्रॉन भी बोलते हैं। यानी कि चार्ज पार्टिकल को अगर आपने सर्कल में घुमाना हो तो उसके लिए टाइम पीरियड का ये फार्मूला है। अच्छा जी, ये देखिए, अगर एंगल अदर देन 90, 180 या 0 डिग्री हो, मतलब थीटा फर्ज करें 30 डिग्री हो, तो फिर कौन सा पाथ बनेगा? रेक्टिलिनियर, सर्कुलर या हेलिकल? जी कौन? हेलिकल। हेलिकल। हेलिकल क्यों बनता है वो भी समझ लें। देखिए, हेलिकल बनने की वजह ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पर इसके जब आप कंपोनेंट्स बनाएंगे, ये एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, सॉरी वेलोसिटी का कंपोनेंट बनाएंगे, तो वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्स बन जाएगा।
और ये वाला कंपोनेंट जो है ये बन जाएगा वी वाई। तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये वाई कंपोनेंट की वजह से ये सर्कल में घूमेगा, और ये जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है ये इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। तो सर्कुलर पाथ और स्ट्रेट लाइन को इकट्ठा कर दें तो ये पाथ जो है वो हेलिकल बन जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अदर देन 90, 0, 180 के अलावा जब भी चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो वो हेलिकल पाथ बनेगा। नेक्स्ट लॉरेंट्ज फोर्स है। लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स होता है, दोनों को मिला के हम जो फोर्स स्टडी करते हैं। इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर बहुत अहम है। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर एक दूसरे के अप्लाई करें तो हम वहाँ से वेलोसिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ के हवाले से बस ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो का जो यूनिट है वो वेलोसिटी आता है। बेटा मेरा यहाँ तक कोई आपसे आपका कोई सवाल है तो वो पहले पूछ ले, अदरवाइज ये जो 3 पाथ हैं इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जी बेटा। सर लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन किस किस तरफ होगी? हाँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखो लॉरेंट्ज फोर्स की जो डायरेक्शन है, जैसे वेक्टर की एडिशन करते हैं ना, वेक्टर की एडिशन सेम उसी हिसाब से हम मैनेज करेंगे, क्योंकि 2 वेक्टर्स ही ऐड हो रहे हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल के पैरेलल या एंटी पैरेलल एक्ट करती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है। अब दोनों फोर्सेस को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। डिफरेंट केसेस हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा और इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ उठेगा, और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाए तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाएगा, और इसी को हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर हो, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होता हुआ मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट जी, एनी क्वेश्चन? सर ये रिपीट कर दें। हाँ बेटा यहाँ पर 3 क्वेश्चन है वेलोसिटी सिलेक्टर में। जो हमारे लिए सबसे अहम है वो सेंटर वाला होता है। सेंटर वाले के अंदर आप देखें कि हमारे पास इसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर अगर आता है तो इस पर 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक तो डाउनवर्ड फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये देखिए, ये थंब शोज वेलोसिटी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, और एफ बी जो है जो कि क्यू वी बी है, और यहाँ पर ये क्यू ई है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पास एफ बी, अगर एफ बी ग्रेटर हो जाए एफ ई से तो ये चार्ज पार्टिकल यूँ ऊपर चला जाएगा, और इसी तरह अगर रिवर्स हो जाए एफ बी जो है वो लेस हो जाए एफ ई से तो ये नीचे आ जाएगा। अब अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये सीधा चला जाएगा, और यहीं से हमने इस रिलेशन को ड्राइव किया हुआ है जिसके अंदर हम कहते थे कि एफ ई बराबर है एफ बी के, और ये है क्यू ई और ये है क्यू वी बी, और यहाँ से ये कैंसिल होके ई ओवर बी जो है ये बराबर आ जाता था वी के। तो बेटा यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दी हो और इन दोनों को डिवाइड करके हमेशा हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। जी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? चलें बेटा, हम लोग फिर आगे नेक्स्ट ई ओवर एम रेशो को देखेंगे, उसमें छोटी सी बातें हैं 2-3 वो केसेस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।